सभी प्यारे साथियों को हमारा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी साथी हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे उत्तराखंड एग्जामिनेशन की या फिर जीआईसी लेक्चरर एग्जामिनेशन की, इन दोनों एग्जामिनेशन को आप ये मान के चलिए हम टारगेट अप करेंगे। दिलीप पांडे जी, जिंदगी में बहुत चीजें कभी कभी हाथ से फिसलती हुई दिखती हैं, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। हमें उन चीजों को पकड़ने के लिए जो भरोसा चाहिए होता है, वो बस भरोसा आपके अंदर रहना चाहिए, तभी सफलता आपको मिलेगी। और अगर भरोसा हाथ से छूट गया तो सब कुछ छूट जाएगा। अनमोल यादव, आपने शायद मुझसे बात नहीं की। कैसा पेपर था आपका अनमोल? कैसा हुआ था आपका? आपका पेपर कैसा हुआ था अनमोल? चूंकि चलो ठीक, वेरी गुड, शाबाश। देखिए, आप लोग थोड़ा सा समय को जरूर ध्यान दीजिए। समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और समय आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप समय नहीं निकाल पाते हैं ना, तो वो फिर आपके लिए बहुत परेशानी का सबब बनेगा। आपको थोड़ा सा समय फिजिक्स में प्रॉब्लम तो खैर हमें भी थी, जब हम पढ़ते तो हमें भी फिजिक्स में प्रॉब्लम थी, उसका तो कोई चारा है ही नहीं। अब मैं आपको फिर हिंट दे रहा हूं कि जीआईसी लेक्चरर के एग्जामिनेशन में और उत्तराखंड के एग्जामिनेशन में क्या संभावना है, उस पर आज हम कुछ क्वेश्चन को लेकर के चर्चा करेंगे। ठीक है ना? अभी मैं आपको जो चीजें मैंने रिकॉर्डेड वीडियोस में डाल रखी हैं वो आप लगातार देखते हैं उत्तराखंड के भाई बहन बताएं, देखते हैं वो लोग? उत्तराखंड के साथी बताएं, यूपी जीआईसी के बताएं। आप लोग देखते हो जो मैंने जीआई लेक्चर जो है वो अपलोड किए हैं? ठीक है, चलिएगा, आप उनको देखते रहिए। आप इसी बैच में रहिए। आप कौन से बैच में हैं ये बताइए अनमोल? आप कौन से बैच में हैं ये बताएं। उद्देश्य बैच अब आपके काम का नहीं रह जाएगा। अब आपके लिए जीआईसी लेक्चर में हो तो उसी में रहो आप। टारगेट में रहिए फिर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर टारगेट में आप बने रहिए। अब आपको बैच परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूं। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस को लेकर के डिस्कशन करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन किस पैटर्न पे होंगे, मतलब आज आपको मैं पैटर्न बताऊंगा कि आखिरकार क्या पैटर्न क्वेश्चन का आ सकता है, संभावित पैटर्न क्या होगा। तो जानिएगा कि संभावित पैटर्न क्या होगा एमसीक्यू का। संभावित पैटर्न जो है, पैटर्न एमसीक्यू का क्या होगा, इस पर हमारी आज बात होगी। मतलब हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे कि आखिरकार कौन कौन से क्वेश्चन संभव हैं एग्जामिनेशन में, किस पैटर्न पर है, कौन कौन से नहीं, किस पैटर्न पर क्वेश्चन संभव है एग्जामिनेशन। वो बात हमारी आज आपके साथ में होगी जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए, सबसे पहले मुझे जो उम्मीद है वो इस तरीके के प्रश्न, इस तरीके के क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा आने की संभावना फिर मुझे दिखाई दे रही है। वो क्वेश्चन का जो एक्चुअल में जो अधिकतर मैच, करेक्टली मैच वाला ऑप्शन जो है वो ज्यादा आता है। तो ये ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा, करेक्टली मैच्ड। ठीक है, करेक्टली मैच करना है, इस पर क्वेश्चन आप टारगेट करिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पे। जैसे मैं आपको ऑप्शन देता हूं, आप बताइएगा। यहां पर मैंने लिखा एवरेज वेलोसिटी। मैं रिवीजन भी करा रहा हूं और बता भी रहा हूं। एवरेज वेलोसिटी, यहां पर रेट ऑफ डिफ्यूजन मैंने लिखा,
रेट ऑफ डिफ्यूजन लिखा मैंने, रेट ऑफ डिफ्यूजन। यहां पर मैंने सी जो लिखा है वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी लिखा, और डी ऑप्शन में मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी लिखा। यहां पर मैंने ऑप्शन दिया अंडर रूट 3RT/m। यहां मैंने दिया अंडर रूट 5RT/m। यहां अनमोल RMS में दिया मैंने 8RT/m, 8RT/m। और लास्ट में दिया मैंने 2RT/m। बताइए इसमें करेक्टली मैच्ड कौन सा है? विच वन इज करेक्टली मैच्ड? बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। कौन बताएगा इसको कि करेक्टली मैच्ड कौन सा है इसमें? विच वन इज करेक्टली मैच्ड? बताइए, जल्दी बताइए। अनमोल बताओ यार। दिलीप पांडे, करेक्टली मैच्ड कौन सा है? जान गए ना? डी। वेरी गुड SS यादव, शाबाश। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, यही इसका करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। मैं देखो आज आपको बहुत सारी चीजें सिखा भी दूंगा और बहुत सारी चीजें बता भी दूंगा, तो इसलिए आज आप पूरे मेरे लाइव सेशन में बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सही बिल्कुल परफेक्ट जवाब दिया है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आने की संभावना दिलीप पांडे जी बहुत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। मैं थोड़ा सा आइडिया भी आपको देता चल रहा हूं कि यहां तक जाना है आपको, मतलब इस पैटर्न को जरूर फॉलो करना है। और एक चीज और भी मैं आपको बताऊंगा कि इसके अलावा जो दूसरा कंसिडरेशन है वो इसी पैटर्न पर हो सकता है। करेक्टली विच ऑफ द फॉलोइंग, ये आप देखना, बहुत ज्यादा मिलेगा प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। जब पेपर आए तो देखना, आप पेपर आए तो देखना, ये बिल्कुल डिट्टो आपको ऐसे ही पैटर्न मिलेगा। प्रीति देखना और मेरी बात पर भरोसा करना। ए यहां पर दिया यूटेक्टिक पॉइंट, यूटेक्टिक पॉइंट। बी दिया है यहां पर गोल्ड नंबर, गोल्ड नंबर। सी यहां पर दिया है बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन। डी ऑप्शन दिया हिटॉर्फ एपरेटस, हिटॉर्फ एपरेटस। यहां पर यूटेक्टिक पॉइंट के आगे लिख दिया इन्होंने ट्रांसपोर्ट नंबर, ट्रांसपोर्ट नंबर। गोल्ड नंबर के आगे लिख दिया है सिग्मोंडी, सिग्मोंडी जेड से है। इसके आगे लिख दिया है फेज रूल, फेज रूल। और इसके आगे लिख दिया है हेंडरसन। इसमें बताओ कौन करेक्टली मैच्ड है? विच वन इज करेक्टली मैच्ड? बताइए, प्रीति बताओ। ऐसे ही क्वेश्चन मेरे फंसते हैं क्योंकि ये सब हट के क्वेश्चन है, एकदम लाइन लेंथ से हटा हुआ क्वेश्चन है। यहां पर साइंटिस्ट का नाम भी इन्वॉल्व कर दिया है इन्होंने, और अजीब ढंग से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश भी की है। जी बताया। बहुत ही सुपर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन। आज हो सकता है मैं आपको मात्र 15 से 20 क्वेश्चन कराऊं, लेकिन बहुत ही जबरदस्त। साध्वी, शिवानी, अक्षरा, यहां पर देखिए जो करेक्टली मैच्ड की बात करते हैं तो करेक्टली मैच्ड जो गोल्ड नंबर जो दिया था वो सिग्मोंडी ने ही दिया था। बिल्कुल दिलीप पांडे, यू आर 100% राइट। सिग्मोंडी ने ही आपका ये नंबर दिया था। बहुत ही सुपर,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत अच्छा, बाकी सब अनमैच्ड है। यूटेक्टिक पॉइंट फेज रूल में है, बफर सॉल्यूशन हेंडरसन में, हिटॉर्फ एपरेटेड ट्रांसपोर्ट नंबर में यूज होता है। अगर इसको मैच भी करना पड़ जाए, तो मैच करना आना भी चाहिए। ठीक है, मैच करना आपको आना चाहिए। साध्वी, समझ में आ रहा है साध्वी? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट, थोड़ा पैटर्न और बदलते हैं। विच ऑफ द following salt solution on hydrolysis give pH value more than 7? किसकी pH मोर देन 7 आएगी अगर हम इसको हाइड्रोलाइज करें? जैसे एक एग्जाम्पल K2SO4 का है, दूसरा एग्जाम्पल आपका KNO3 का है, तीसरा एग्जाम्पल आपका CH3COONA का है, और चौथा एग्जाम्पल आपका NH4Cl का है। आप बता पाएंगे कि इसकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा आएगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए। जल्दी से आंसर दीजिए, आपके आंसर का मैं इंतजार कर रहा हूं। मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो आप आंसर, मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द आप आंसर हमें दे देंगे। बोलिए। आंसर आप दीजिए, पीएच वैल्यू ज्यादा कहां पर आएगी? नहीं समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, आप नो बता दीजिए, मैं आंसर बताता हूं। देखिए, अगर हम K2SO4 को आयोनाइज करते हैं, वाटर के अंदर हाइड्रोलाइज करते हैं, तो ये बनाएगा 2KOH बनाएगा और साथ में H2SO4 बनाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। KNO3 को अगर हम लोग हाइड्रोलाइज करेंगे वाटर के साथ में, तो ये भी यहाँ पर KOH बनाएगा और HNO3 बनाएगा, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस है। इसी तरीके से अगर हम लोग NH4Cl को भी पानी में डालते हैं तो इसमें बनेगा NH4OH, यानी वीक बेस बना, स्ट्रॉन्ग एसिड बना, मतलब एसिडिक हो जाएगा। जबकि अनमोल यादव क्या कर रहे हो भाई, CH3COO Na को अगर हम डिसॉल्व करेंगे तो ये आपका बना, इसकी पीएच 7 आएगी, इसकी पीएच भी 7 आएगी, इसकी पीएच लेस देन 7 आएगी। और अगर हम इसको आयोनाइज करेंगे तो वीक एसिड बनाएगा और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH बनाएगा, इसकी पीएच वैल्यू मोर देन 7 होगी। तो आंसर तो भाई साहब सी होगा, आंसर बिल्कुल 100% सी होगा। आप समझ चुके होंगे, इट इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? जीआईसी और उत्तराखंड एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बेहतर पैटर्न जानिए हमारे साथ में, तो इसलिए आप क्लास को लीव नहीं करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक तरीके के क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे, एक एसर्शन होगा, ध्यान दीजिएगा, और एक आपका रीजन होगा। एक एसर्शन हो गया और एक लिख देता हूं रीजन, थोड़ा सही से लिख दूं, ASSERTION, एसर्शन होगा और एसर्शन एक होगा रीजन। यहां मैं लिख रहा हूं ऑर्थोफ्लोरोबेंजोइक एसिड। प्रीति समझना ध्यान से, ऑर्थोफ्लोरोबेंजोइक एसिड
ऑर्थोफ्लोरोबेंजोइक एसिड इज less acidic than ऑर्थोक्लोरोबेंजोइक एसिड। ये तो एसर्शन है। रीजन की बात मैं करता हूं कि रीजन आर क्या दिया हुआ है। ठीक, यहां ध्यान देना, इंट्रा, ध्यान दीजिएगा, बहुत क्वेश्चन को अलग तरीके से, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्थोफ्लोरोबेंजोइक एसिड, ठीक है, एंड डिक्रीजेस द एसिडिटी, ठीक। अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि आखिरकार ऑर्थोफ्लोरोबेंजोइक एसिड लेस एसिडिक है देन ऑर्थो, तो यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि ऑर्थोफ्लोरोबेंजोइक एसिड, अगर मैं ऑर्थोफ्लोरो का स्ट्रक्चर बना लेता हूं, अब आपको क्या करना है, बोथ दोनों करेक्ट हैं, आपने बताया, ठीक है, दोनों करेक्ट हैं। अब मैं एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूं। ये मैंने बनाया ऑर्थोफ्लोरोबेंजोइक एसिड, ये यहाँ पर सी बेंजोइक एसिड बना लेते हैं, COH बना लेते हैं, डबल बॉन्ड O हो गया, और यहाँ पर आपका फ्लोरो, तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बने। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाई भी दे रहा है, तो इसका मतलब है कि ऑर्थोफ्लोरोबेंजोइक एसिड में H जल्दी रिलीज नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई ही दे रही है। तो इसका मतलब हम जो आंसर बनाए वो डायरेक्ट आंसर लिखे ही दे रहे हैं आपको, मतलब बोथ A एंड R आर करेक्ट। समझ में आई? यहां पर लिख देता हूं, बोथ A एंड R आर करेक्ट। इज इट क्लियर? करेक्ट। एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। बताओ, समझ में आया दिलीप? समझ में आया? बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ये मान के चलना कि अनु सर जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये GIC के लिए वरदान बनेंगे, आपके लिए 100% वरदान बनेंगे। आपको मेरा अनुमान, मेरा अनुभव GIC LT के पेपर ने बता दिया होगा, इसलिए मैं प्राउड नहीं कर रहा हूं, लेकिन भरोसा रखिए थोड़ा बहुत प्लस माइनस में आपको मदद एग्जामिनेशन में बहुत मिलेगी, बहुत ज्यादा मिलेगी, ठीक है। द नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस इन, ये क्वेश्चन आ सकता है, संभावित है, इन 1 ml solution having pH is equal to, यहां लिख देता हूं, having pH is equal to 4। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, ए ऑप्शन आपको दे रहा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर। 22 इंटू 10⁻⁻13 आयन पर ml है, आयन पर ml, इसी में सब वैल्यू है। बी ऑप्शन 6.022 इंटू 10⁻⁻10। सी ऑप्शन 6.022 इंटू 10⁻13 और डी ऑप्शन 6.022 इंटू 10⁻10। जवाब आपका आना चाहिए, बेहतरीन जवाब आना चाहिए, जवाब नहीं बेहतरीन आना चाहिए। बताइए, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है भाई साहब, इंपॉर्टेंट भी है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम लोग देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डी ऑप्शन है, वेरी गुड प्रीति, सुपर, बहुत स्पीड तुमने मेंटेन की। इसको मैं बता देता हूं, आंसर बता देता हूं।
अगर pH वैल्यू आपकी 4 है तो इसका मतलब H पॉजिटिव आयन जो है वो 10⁻⁻⁴ है। तो POH कितनी, मतलब अगर हम OH आयन की बात करें तो OH आयन कितने बनेंगे पहले तो हम ये देखें। तो इसका मतलब है यहाँ पर OH नेगेटिव आयन जो है वो घटाने पड़ेंगे, यानी 10⁻⁻14 में से घटा दीजिए तो ऑलरेडी आपका माइनस के 10 आ जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, जब OH आयन 10 आ गए तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जब OH आयन की वैल्यू 10 आई, ठीक, तो आप क्या करेंगे, 1 ml की बात कर रहा है ना, 1 ml की बात कर रहा है, तो अब हमें 1 ml का मतलब हुआ 10⁻³ लीटर। 1 ml का मतलब हुआ 10⁻⁻, भाई 1 लीटर में कितने ml होते हैं पता है, तो उल्टा आप कर देंगे ना, तो 10⁻³ लीटर हो गया। इतना आप जान ही रहे हैं, कोई दिक्कत है ये नहीं। तो फिर 1 मोल में कितना होगा, बात कर रहे 1 ml सॉल्यूशन हैविंग, ये बात चल रही ना, तो वैल्यू तो हम 1 मोल की लेके चलेंगे तो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10 माइनस का 10 ये हो गया, और इंटू माइनस का 3 ये हो गया, तो ये जोड़ो 13 हो गया, 13 घटा दो तो बचा 6.022 इंटू 10⁻10 बचा, जो आंसर आपका ये वाला हो गया। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, द नंबर ऑफ OH आयंस इन 1 ml सॉल्यूशन हैविंग pH इतना। समझ में आ गया आपको क्या करना है, बताइए प्रीति, समझ में आ गया आपको क्या करना है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पैटर्न भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, इस तरीके के क्वेश्चन को भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है, किसी भी कीमत पर नहीं करना है। ये बात आप नोट करिए, सभी साथी जितने भाई बहन हैं सब लोग इस बात को ध्यान दें। ये अधिकतर जो क्वेश्चन का तरीका होता है, क्वेश्चन छोटा होता है, सिंपल होता है, लेकिन परेशान पूरी तरीके से करता है। जैसे एक क्वेश्चन ये भी संभावित है, ड्यूरिंग द रिएक्शन ड्यूरिंग द रिएक्शन, क्वेश्चन आपको हो सकता है आज कम मिले, लेकिन आपको कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। रिएक्शन अगर आपके सामने ये होती है, अमोनिया अगर बना देता है, यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने रिएक्शन ले ली 2NH3 और इसे तोड़ दिया N2 में और 3H2 में तोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ऑफ डेल्टा H। ये क्वेश्चन भी, इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन भी संभावित होंगे एग्जामिनेशन में। डेल्टा E के बराबर, क्या ऐसा क्वेश्चन आया था, याद आया कुछ आपको? ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन ने बनाया था, ठीक है, एग्जामिनेशन ने बनाया था ऐसा क्वेश्चन, आपको याद होगा। अभी जो LT का पेपर था उसमें इसी कैटेगरी का एक क्वेश्चन था, ये नहीं था लेकिन इसी कैटेगरी का एक क्वेश्चन था, ठीक। ये बात आपको ध्यान देना पड़ेगी जी। अब बताइए कि इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा? SS यादव ने आंसर बी बताया है, अनमोल ने भी आंसर बी बताया है, एक्सोथर्मिक शेष मुनि जायसवाल ने भी आंसर एक्सोथर्मिक नेगेटिव बताया है। देखो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर डेल्टा N की वैल्यू निकालना पड़ेगी। डेल्टा N की वैल्यू आएगी 4 - 2 बराबर 2 आ जाएगी। 2 आ गई ना। तो अब आपको फार्मूला पता है, वो जो फार्मूला वो है कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NG/RT। अब यहाँ पर डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस N की वैल्यू 2 हो गई, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा N की वैल्यू 2 हो गई, और इसके बाद यहाँ मुझे 2 लिखना चाहिए था, मैं 2 यहाँ पर बाई मिस्टेक छूट गया है, ये होना चाहिए था, और यहाँ पर 2RT हो जाएगा। तो आंसर फिर इस हिसाब से, यहाँ 2 बाई मिस्टेक मुझसे छूट गया था,
तो ये यहाँ पर ऑप्शन आपका सी बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन। अगर n की वैल्यू 1 मोल आ जाती अगर n की वैल्यू 1 मोल आ जाती तो फिर आंसर हमारा n की वैल्यू 1 मोल अगर हम रखते तो आंसर फिर यही होता, लेकिन वहां पर 2 मोल था। क्वेश्चन थोड़ा बनाने में हमसे मिस्टेक हुई। ठीक है, क्वेश्चन बनाने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई, बाकी ऑप्शन आप समझ चुके होंगे, पैटर्न समझ चुके होंगे। इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में संभावित हैं पूरी तरीके से। तो जो क्वेश्चन आपको सिंपल वे में दिखाई देंगे यही क्वेश्चन परेशान कर देते हैं कभी कभी, हालांकि होते सरल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो थोड़ा सा ज्यादा ऑप्शन रखता है वो भी मैं अभी आपको 2 बता रहा हूं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये भी पेपर में बहुत आता है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन, the rate of diffusion of methane at a given temperature is 2 times that of gas X. The molecular weight of X, the molecular mass of X क्या संभावित हो सकता है? A 64, B 32, C ऑप्शन 4.0, डी ऑप्शन 8.0। बताइए। वेरी गुड, शाबाश, बहुत सुंदर, अच्छी स्पीड के साथ आपने आंसर दिया। देखो, रेट ऑफ डिफ्यूजन R1 अगर मान लेते हैं मीथेन का, और यहाँ पर R2 सपोज कर लेते हैं हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन तो ही है, ठीक है, नहीं X है, सॉरी हाइड्रोजन नहीं X है, मैं बता देता हूँ, बाकी तो आंसर आपने बिल्कुल परफेक्ट निकाल दिया। यहाँ पर X मान लेते हैं और यहाँ ये मान लेते हैं, ठीक है। अब ये अपोजिट होता है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास X का और यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास मीथेन का हो जाता है। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास X का हमें निकालना ही है, तो ये हमें पता ही करना है, तो इसको ऐसे ही रहने दो। नीचे आप रख दो, कितना हो गया, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए मीथेन गैस एट ए गिवन टाइम 2 टाइम्स है गैस X के, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर मीथेन को अगर हम लोग 2 गुना मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 2 गुना है इसका, तो यहीं पर हम सॉल्व कर देते हैं इसे। ये हो गया आपका 2 टाइम्स हो गया, ये 2 इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट, ये आपका m की पावर वो mx का मान लो आप, इसे स्क्वायर कर देंगे बाद में 16, इसे हटाओ तो ये 4 हो गया, ठीक है 4 हो गया, और ये आपका mx रह गया, और इससे आप मल्टीप्लाई कर दो 16 से, तो ये आपका टोटल 16 चौक 64 आ जाता है। समझ गए ना बात? इस पैटर्न पर आप आंसर भी निकाल सकते, वैसे तो आपने निकाल ही लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सुंदर आपने अच्छी स्पीड के साथ निकाला है, मैं इसको आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और लेकिन एक क्वेश्चन आपको जो बताना है वो थोड़ा सा अच्छा है, ये क्वेश्चन खूब एग्जामिनेशन में आता है। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, ये एक दूसरे के क्या है? ये हम ना आर कर देते हैं, आर एक दूसरे के क्या है? ये क्वेश्चन बहुत आता है, बताइए जगमोहन जी, आता है नहीं आता है? ये इनेंशियोमर है, ये इनेंशियोमर्स हैं, ये बी ऑप्शन ईपीमर्स है, ईपीमर्स है, सी ऑप्शन सिस ट्रांस आइसोमर है, सिस ट्रांस आइसोमर है, डी ऑप्शन एनोमर है। अब इसमें ऑप्शन क्या है आपका? अच्छा ये बताओ एनोमर होते क्या है? व्हाट आर एनोमर? मेरा क्वेश्चन अब यहाँ पर आंसर ने आपने बिल्कुल सही बताया है कि एनोमर होते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है आपका, लेकिन मेरा क्वेश्चन अब यहाँ पर ये तैयार होता है कि व्हाट आर एनोमर्स, व्हाट आर एनोमर्स। क्वेश्चन हमारा अब यहाँ पर ये तैयार हो रहा है, व्हाट आर एनोमर्स। मैंने आपको बताया था कि अगर ये क्वेश्चन मेंस में ना आए तो बताना, 100% मेंस में आएगा। मेंस क्वेश्चन है
फाइनल कर दिया मैंने आज, नोट कर लो, वीडियो को सेव कर लो, मेंस में फाइनली आएगा ये, डन कर दिया मैंने आज। अब इसको अगर ये फाइनल में आता है, मेंस में अगर ये क्वेश्चन आता तो मैं इसे लिखता कैसे, ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये आपको लिखना कैसे, समझना जगमोहन जी, बात आप यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका बिल्कुल सही है। मैं सिर्फ आज आपको ये सिखाऊंगा कि कैसे, अगर मान लेते हैं ये क्वेश्चन 5 नंबर में आया होता तो जवाब आप क्या देते। सबसे पहला काम ये करते, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के दोनों के स्ट्रक्चर बनाते आप। सबसे पहले आंसर तो आपका सही है, मैं आपको अब लिखना बता रहा हूं कि आप लिखेंगे कैसे। अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज का आप स्ट्रक्चर बनाते, तो ये पहले मैं बना लेता हूं। यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ H आ जाता, यहाँ पर OH आ जाता। सब लोग सुनो और देखो, सीखने की कोशिश करो, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता है तो राइटिंग कैपेसिटी पैदा करिए अपने अंदर। जिस कैपेसिटी के कारण आप सेलेक्ट होंगे उस कैपेसिटी को पैदा करें आप। यहां पर हमने इस तरीके से स्ट्रक्चर को बना दिया, ठीक है। ये हमारा हो गया कौन सा ग्लूकोज, जो हमने ए बनाया है ये कौन सा ग्लूकोज है ये बताएं आप पहले, फिर हम आपको कुछ समझाएंगे। मतलब आप यहाँ जानते हुए हैं, आप जान रहे हैं, ये मैं जान रहा हूं, लेकिन मैं ये भी जान रहा हूं कि आप जान रहे हैं, फिर भी क्या मिस्टेक आपसे हो सकती है ये भी मैं जान रहा हूं। इसलिए सिखाने की कैपेसिटी अपने अंदर आपको, क्या होता है जब किसी से कुछ लेना होता है तो फिर हमें 1 2 3 4 5 6 CH2OH, और यहां हम O लगा करके इस तरीके से बना दे रहे हैं। अब आपने बिल्कुल सही बताया कि पहला वाला अल्फा डी ग्लूकोज, कुछ लोग मुस्कुरा रहे होंगे, अरे सर ये तो हम ऐसा लिख देंगे ना कि एग्जामिनर नंबर हमें पूरा देगा। बीटा डी ग्लूकोज बिल्कुल लिख देंगे आप, लेकिन बेचारे जो नहीं जान रहे उनका क्या होगा, उनकी बात आप करिए। ये दोनों पहले आप बनाएंगे, ये बना दिया आपने अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज। आप क्या करेंगे, अपने दूसरे पेन से वहीं पर स्टार बनाएंगे, यहां पर भी स्टार बनाएंगे, और यहां लिखेंगे कार्बन नंबर। बताएं कौन सा है, कार्बन नंबर 1 है ना, कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 1, यहां पर भी कार्बन नंबर 1, ठीक है। इसके अंदर जो लैंग्वेज आएगी वो क्या आएगी, वो भी आपको लिखना पड़ेगी स्पीड के अंदर। कोई बता पाएगा? तो यहां लिख देना, द configuration of the configuration of the configuration of glucose at first carbon decide the, ठीक, the configuration of glucose at the first carbon decides whether it is अल्फा और बीटा। मुझे पूरा लिख लेने दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। वेदर, पेन थोड़ा नीचे बढ़ा दूं, वेदर इट इज अल्फा और बीटा, वेदर इट इज अल्फा और बीटा। पहली लाइन तो ये जाने देना, दूसरी लाइन में जाने देना, इसमें WH कर लेना, बाय जल्दी में लिख गया, WH कर देना। वेदर इट इज अल्फा और बीटा, देखो लिखते समय मैंने स्पेलिंग भी मिस्टेक कर दी है, आप इस बात को ना करना। वेदर इट इज अल्फा और बीटा। अब आपको क्या करना है, एक पॉइंट ये देना, दूसरा पॉइंट इसमें ये देना, ठीक है, द ग्लूकोज at which OH group and H group are differ in configuration
डिफर इन कन्फिगरेशन ऑन फर्स्ट कार्बन या कार्बन नंबर 1 या एस्ट्रिक कार्बन भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है शेषमुनि जी, अल्फा डी ग्लूकोज लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस लगा दीजिए, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस और माइनस, यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, वो आप लिख सकते हैं और बेटर है आप इसको चीजों को जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपने क्या किया, हमने बात आपकी ही लिखी है, जो अब आपने लिखी है ऊपर, जो शेषमुनि जी ने लिखी है या फिर जगमोहन जी ने लिखी, वो सब सेम बातें हैं, लेकिन उसी बात को मैंने तोड़ करके दो बातों में बना दिया। बस अब ये क्या करेगा, वो एग्जामिनर दो चीजों को नोट कर लेगा यहाँ पर कि आपने अल्फा बीटा भी इंडिकेट कर दिया है, कि कौन अल्फा है कौन बीटा है ये भी आपने इंडिकेट किया, और दूसरा फर्स्ट कार्बन से एनोमर भी डिसाइड कर दिए हैं। तो दोनों चीजों को इंडिकेट आपने किया है दो लाइन में, बस कहानी खत्म हो जाएगी। इसीलिए अब आप भी लिख करके आएंगे, बात वही आएगी कि द ग्लूकोज इन विच फर्स्ट कार्बन यानी एनोमर्स आर दोज विच डिफर फ्रॉम ईच अदर एट फर्स्ट कार्बन। एक लाइन में भी बात आप खत्म कर सकते हो। हम एक लाइन में करें, अपनी बात को दोनों बातों से कहें, एनोमर तो वो है ही, लेकिन यहाँ पर हमें ये बताना पड़ेगा एनोमर कौन से होते हैं जिनमें फर्स्ट कार्बन पर OH का कन्फिगरेशन डिफर करता है, या फर्स्ट कार्बन पर केवल कन्फिगरेशन डिफर करता है, वो तो ऑटोमेटिकली OH का होगा ही। तो इतनी चीजों का नंबर 1, अब यहाँ पर क्या ध्यान देना पड़ेगा, नंबर 1 आप केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर को जरूर ध्यान दें, अगर स्ट्रक्चर आ रहा है तो स्ट्रक्चर को जरूर ध्यान दें। नंबर 2 आप इस बात का ध्यान दें कि चेंज कहां पर है, उसे इंडिकेट करें, एस्ट्रिक जरूर लगाएं जहां पर चेंज हो रहा है। नंबर 3 थ्योरी को शॉर्ट में लिखें, साथ ही साथ टेक्निकल शब्द का प्रयोग जरूर करें, टेक्निकल वर्ड्स जरूर यूज करें। ठीक है, जब आप टेक्निकल वर्ड्स का प्रयोग करते हैं तो उससे आपके ऊपर इफेक्ट बहुत आ जाता है। ठीक, तो थ्योरी को जितना भी आप शॉर्ट में लिखेंगे, टेक्निकल वर्ड, अब टेक्निकल वर्ड्स की मैं क्या बात करूं, टेक्निकल वर्ड्स की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पर एक चीज आपको जरूर ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे कन्फिगरेशन जैसा वर्ड यूज करना, साइड का शब्द यूज न करना कि साइडों में होते हैं, इन चीजों को न यूज करके हम लोग टेक्निकल वर्डों का प्रयोग जरूर करें। समझ गए ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बोलिएगा। नहीं है। एक क्वेश्चन इसके बाद और देखिए, मैं अभी आपको ये क्वेश्चन स्लो क्यों चल रहा हूँ ये मैं आपको बता देता हूँ, नहीं आप सोचो कि सर क्वेश्चन क्यों स्लो चल रहे हैं। मैं स्लो इसलिए चल रहा हूँ कि आपको यहाँ कुछ सिखाने की भी कोशिश कर रहा हूँ, अदरवाइज तो मैं प्रिंटेड भी लगा सकता था आपके सामने, लेकिन अभी 12 तारीख तक मैं थोड़ा स्लो चलूंगा, 12-13 के बाद ही हम थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे, ये बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। 15 के बाद मैं फुल स्पीड में आ जाऊंगा, 15 तक मैं स्लो हूँ, ये बात आप पहले नोट कर लिए, 15 तारीख तक मैं स्लो हूं, अभी खुद ही बता दे रहा हूं। ठीक, एन ब्यूटेन का मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ब्यूटेन, मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ब्यूटेन की बात करूं तो यहां पर क्या एंटी है, अगर मैं बी बात करता हूं क्या गौची है, सी की बात करता हूं क्या इक्लिप्स्ड है, इक्लिप्स्ड LIPSED इक्लिप्स्ड है, या फिर डी स्टैगर्ड है। जी बताइए,
बहुत ही सुपर। शेष मुनि जी ने आंसर दे दिया है, बिल्कुल सही दिया है जी। एंटीफॉर्म, वेरी गुड, शाबाश, बहुत सुंदर। तो एंटीफॉर्म इसकी स्टेबल मानी जाती है इन ब्यूटेन की। ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, समझेंगे। अब एक क्वेश्चन और भी आप हमें बताएंगे कि ये क्वेश्चन क्या बता रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। इस तरीके के क्वेश्चन जो इन्वॉल्व होने के चांस बहुत ज्यादा हैं, उन्हीं को मैंने कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। विच फ्रॉम विच कंपाउंड RMgX gives only alkane। ए ऑप्शन है इथेनॉल, बी ऑप्शन है वाटर, सी ऑप्शन है एसिटाइलिन, डी ऑप्शन है ऑल। बताइए। बोले जल्दी से, फटाफट बोलिए। ऑल पर लगा दें, वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर। तो ये ऑप्शन हम ऑल पर लगा दे रहे हैं, सभी लोग ऑल के साथ में जा रहे हैं। नीता जी सही हो गया था। कभी भी किसी का ऐप डिस्टर्ब करे और अगर आपकी वैलिडिटी है तो आप ऐप को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप आपका अप टू द मार्क। यस, एक्टिव हाइड्रोजन होने चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन होने चाहिए। वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर आपने आंसर दिया। एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा आपने लिखा है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। ऐसे ही मेहनत अगर आपकी रही तो 100% सफलता आपको निश्चित मिलेगी। कोई उसको रोक नहीं सकता है, किसी कीमत पर भी नहीं रोक पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, कुछ अच्छे लग रहे हैं आपको, नहीं अलग हट के लग रहे हैं। हालांकि आ रहे हैं आपको, ये बहुत सुंदर बात है। मोस्ट बेसिक कंपाउंड, इसमें से मोस्ट बेसिक कंपाउंड कौन सा है? मोस्ट बेसिक कंपाउंड इज, अब आपको लग रहा होगा यार थोड़े क्वेश्चन ना, थोड़े नहीं भाई साहब, बहुत दमदार हैं। एक ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं बेंजामाइड का, एक ऑप्शन बेंजामाइड का दे रहा हूं, दूसरा ऑप्शन आपको एनिलीन का दे रहा हूं, तीसरा ऑप्शन आपको मैं 2,4 डाई नाइट्रो एनिलीन का दे रहा हूं। यहां मैंने स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया, कोई बता सकता है? मैंने यहां स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया, कोई बता सकता है? 2 फिनाइल, मैं स्ट्रक्चर बना करके भी दे सकता, 2 फिनाइल इथाइल एमीन जी। स्ट्रक्चर जल्दी पकड़ में आ जाता है कि आखिरकार कौन ज्यादा बेसिक है। मैंने आपको लोड दिमाग पर देने के लिए ये काम किया है। बताएं, क्वेश्चन बहुत ही सुपर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जगमोहन लाल जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डी जी, मैंने इसके स्ट्रक्चर्स को आप जल्दी पिकअप कर लेते आंसर, हालांकि आपने अच्छा बताया और जल्दी पिकअप किया कि 2 फिनाइल इथाइल एमीन। अगर मैं 2 फिनाइल इथाइल एमीन के स्ट्रक्चर को बनाता हूं तो हमारा सेकंड पोजीशन पर फिनाइल लगाना है और इथाइल एमीन हमारा ये स्ट्रक्चर हो जाता है। तो अब यहाँ पर ये लंबी चेन होने के कारण अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ज्यादा है। अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ज्यादा है। अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रही है। वही कारण है कि 2 फिनाइलएथाइलएमीन लोन पेयर अवेलेबिलिटी ज्यादा दिखाई दे रही है, इसीलिए मोस्ट बेसिक है। वो
रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस कर दो, नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, इन रेजोनेंस, वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, जबकि बाकी में रेजोनेंस में इन्वॉल्व भी हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, ऐसे क्वेश्चन अगर आपने करे और हमारे साथ जुड़े रहे ना एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर, तो सत्यता बता रहा हूं कि सिलेक्शन को रोकेगा नहीं। जीआईसी का पेपर देख के कहोगे आई लव यू अनुज सर, पक्का बता रहा हूं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ, इक्विवेलेंट, ऑर्डर पे भी क्वेश्चन आ जाता है, इनके ऑर्डर पर भी आ सकता है, बिल्कुल जी जी 100% मैं बताऊंगा। इक्विवेलेंट वेट, अभी तो मैं थोड़ा सा माहौल ले रहा हूँ, इक्विवेलेंट 2-3 दिन थोड़ा स्लो चल रहा हूँ इसी कारण, वरना तो मैं सब पर आऊँ। इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, बताइए इन एसिडिक मीडियम। ठीक, एसिडिक मीडियम में कितना होगा बताएंगे आप, एसिडिक मीडियम में कितना होगा? 22.6, डायरेक्ट बता दीजिए कितना आएगा, मैं लिख देता हूं आंसर। बी बताओ, सी बता दो, डी। 31.6, ठीक है। 52.7 और 79, कोई ऑप्शन है इसमें? कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसमें? यानी एसिडिक मीडियम में यही तो फार्मूला था, ABN, या कुछ भी बना लेते, वैन वन कुछ भी बना लेते। तो यहाँ पर एसिडिक मीडियम में 5 से डिवाइड करते हैं, बेसिक में 1 से करते हैं, और यहाँ 3 से करते हैं। यही है, यही कंडीशन है। न्यूट्रल में 3 से करते हैं, यस और नो। ABN 513, यही फार्मूला बताया था ना आपको, याद है आपको? ठीक, ABN 513 जी, ठीक, याद रखिएगा। ABN 513 याद रखना, या फिर BNA याद रखना, 135, कुछ भी याद कर लेना, वो आपके ऊपर निर्भर करता है ना। चलो, इसी तरीके से मैं आपसे पूछना चाहता हूं 14वां क्वेश्चन, इसी को थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूं पूरे क्वेश्चन में। इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन बेसिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम। ठीक, ऑप्शन यही रख देता हूं, 22.6, बी ऑप्शन 31.6, सी ऑप्शन 158, और डी ऑप्शन 79। बताइए, बताइए। 15th क्वेश्चन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4, ये मैं बार बार रटवाता हूं, इन न्यूट्रल मीडियम और स्लाइटली एल्कलाइन भी बोलते हैं, स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम, स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम। तो ए ऑप्शन 22.6, बी ऑप्शन 31.6, सी ऑप्शन 52.7, डी ऑप्शन 79। जी बताइए।
सी ऑप्शन होगा दिलीप। अच्छा लग रहा है दिलीप आज हमारे साथ। शिवानी, कैसा महसूस हो रहा है अनुसर के साथ में? दिलीप पांडे जी, कैसा महसूस हो रहा है? प्रीति बताइए। आप आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और आप जवाब बहुत अच्छा दे रहे हैं, नोटिस करने वाले जवाब हैं आपके। द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन, द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इज, देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट किया। ओ एच डॉट 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 एस बी एस एच डॉट 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 एफ सी एफ एच डॉट 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 एफ और डी ऑप्शन एफ एच डॉट 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 ओ। बताइए कहां पर बहुत स्ट्रांग बॉन्ड आएगा? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा ट्यूनिंग के साथ में दिया गया क्वेश्चन है ये साहब, मस्त है। ठीक है, सी ऑप्शन है। राजदा आ चुकी हैं आप, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा जवाब। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज्यादा होने के कारण बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड यहाँ पर दिखाई देगा। बहुत ही जबरदस्त। एक क्वेश्चन और ट्यूनिंग से थोड़ा सा हटेंगे, ये क्वेश्चन भी संभावित लग सकता है मुझे और इम्पोर्टेंट भी लग रहा है, इसीलिए मैं इसको बताता हूँ। विच स्ट्रक्चर इज रॉन्ग, विच स्ट्रक्चर इज रॉन्ग। ठीक, बिल्कुल शेषमणि जी, आप तो वाकई में बहुत विद्वान साथी हैं। ए ऑप्शन दिया मैंने, ठीक है, ए ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं। विच स्ट्रक्चर इज रॉन्ग, इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बताइएगा, गौर फरमाइएगा। एन आई सी ओ सी ओ सी ओ, बी ऑप्शन एन आई सी एल सी एल सी एल सी एल, सी ऑप्शन एन आई सी एन सी एन सी एन सी एन, डी ऑप्शन एन आई सी एन सी एन सी एन सी एन। कौन सा स्ट्रक्चर इसमें रॉन्ग स्ट्रक्चर है ना? जबरदस्त क्वेश्चन। मानोगे आप कि सर क्वेश्चन अच्छा है, सरल है लेकिन अच्छा है, वेरी गुड, सी ऑप्शन राइट है। ये एक्चुअल में स्क्वायर प्लेनर होता है, जबकि यहाँ टेट्राहेड्रल दिखाया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टू अनपेड इलेक्ट्रॉन, टू अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक, जिसमें दो अनपेड इलेक्ट्रॉन हो। ए ऑप्शन N2+, बी ऑप्शन O2 माइनस माइनस, सी ऑप्शन C2 और डी ऑप्शन B2। दो अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको कहां पर दिखाई दे रहा है? बताइएगा। बताओ भैया, जल्दी बताओ। बताइए इसमें कहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि दो अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं?
C2 में कैसे होगा शेष मुनि जी? C2 में कैसे आएंगे? C2 में 2 आएंगे? हमें तो नहीं लगता C2 में आएंगे। B में नहीं आ रहे हैं। B2 में देखो जरा, B2 में सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, 2 2 4 2 6 2 8, पाई 2p x इज इक्वल टू पाई 2p y 1 1। यहां 2 अनपेड आ गए हैं, ठीक है। और O2 में तो संभावना है ही नहीं क्योंकि यहाँ 2 ऑलरेडी पेयर्ड है। C2 में देख लेते हैं। C2 में 12 होता है ना, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, 2 2 4 2 6 2 8 और पाई 2p x 2 इज इक्वल टू पाई 2p y 2। ये तो होगा ही नहीं, तो हमारा आंसर फिर यहाँ पर डी ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर डी, B2। कोई बात नहीं, जल्दी हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आया आपको? अच्छे लगे क्वेश्चन? बताइए जरूर, हमें बताइए कि सर हमें अच्छा लगा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, हमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। which one has highest value of ionization energy? इसमें आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू किसकी ज्यादा है? फास्फोरस की ज्यादा है कि सल्फर की ज्यादा है कि मैग्नीशियम की ज्यादा है कि एल्युमिनियम की ज्यादा है? बताइए। आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है? बोलिए। आप बता चुके हैं कि आंसर कौन सा है, बोलिए जल्दी से, फटाफट बोलिए। ये क्वेश्चंस वो हैं जो वास्तव में आपके लिए बेनिफिशियल होंगे एग्जामिनेशन में। ए बिल्कुल राइट। शिवानी, आपने आंसर पहले दिया क्योंकि ये हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल होती है। अगर यही क्वेश्चन आ जाता एक्सप्लेन, क्वेश्चन बना करके मैं दे दूं कि एक्सप्लेन फॉस्फोरस हैज हाईएस्ट, हाई वैल्यू कर दो, हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? सबसे पहला काम हम फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर लिखते, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। एक स्टूडेंट इसको लिखेगा, एक स्टूडेंट इसे लिखेगा, कौन बेहतर माना जाएगा बताइएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3px 3py 3pz, एक एक एक। और एक स्टूडेंट ने ये लिख दिया पेपर में, यहाँ पर उसने नियॉन लिख दिया और आगे लिख दिया 3s2 3px 3py 3pz। कौन सा स्टूडेंट अप टू द मार्क है जीआईसी के लेक्चरर बनने के लिए? कौन सा कॉन्फ़िगरेशन सही तो सब है, लेकिन उसको प्रेफरेंस कहां पर दी जाएगी? कौन से को अट्रैक्टिव कौन सा ज्यादा है? आपके लेवल से कौन मैच करता है? आपके लेवल को कौन मैच करता है? आपके लेवल को थर्ड वाला मैच करता है, बिल्कुल राइट, ठीक है। लास्ट वाला आपके लेवल को मैच करता है। नीचे लिखना पड़ेगा एज in the electronic configuration of phosphorus 15 represents that
3p orbital 3p orbital has 3 unpaired electrons, which is half filled and more stable. So more energy is required to remove the electron from 3p subshell. Thus, it has high value of ionization energy. Am I right? बताइए, एक तो आप इसको प्रेफरेंस देंगे और दूसरी बात है जो मैंने लिखा है, क्या मैंने सही लिखा है? बोले एस यादव जी। चलिए लास्ट क्वेश्चन 20वां आज का। शेप ऑफ XeF2 is a trigonal bipyramidal, B linear, C triangular, D टेट्राहेड्रल। तो यहां पर है लीनियर। शेप बना करके भी दिखा देता हूं। XE यहां लिया, F यहां लगाया, F यहां लगाया, एक लोन पेयर ऊपर दिया, एक लोन पेयर इधर, एक नीचे दिया। तो शेप तो इसकी लीनियर होती है, शेप लीनियर होती है। ज्योमेट्री की अगर हम लोग बात करें, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है, बाइपिरामिडल। और हाइब्रिडाइजेशन बताइए, हाइब्रिडाइजेशन बोलिए, हाइब्रिडाइजेशन बोलिए, sp3d। वेरी गुड। तो ये थी हमारी आज की सफर। आप हमसे जुड़े रहिए, आपको बहुत बेहतर सिलेक्शन का पैटर्न मिलेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।